हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, ओनली रेजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव और ओनली कैपेसिटिव। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट से हमने पढ़ा और वहाँ पर हमारे सभी डाउट्स क्लियर हुए। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है एसी। तो एसी का जो हमने बताया कि एसी का जो डर होता है वो हमें ख़त्म करना है। तो अगर आपने उन लेक्चरों को देखा होगा तो निश्चित है कि यहाँ तक आपका एसी का जो डर है वो बहुत ही कंप्लीटली ख़त्म हो चुका होगा। कुछ कंसेप्ट और बचे हैं और एसी कंप्लीट। तो आज का जो कंसेप्ट होगा वो पढ़ते हैं हम पावर से रिलेटिव। ठीक है, तो एवरेज पावर आपने पढ़ी होगी, एवरेज पावर हमें निकालनी पड़ती है। तो एवरेज पावर का भी कंसेप्ट हमें ऐसे ही पढ़ना है। एवरेज पावर विद रेजिस्टेंस, एवरेज पावर विद इंडक्टर, एवरेज पावर विद कैपेसिटर एंड एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो फिर यही कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन मैंने फिर बताया कि जैसे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो एक बेस था जो स्टार्टिंग में सीखा था और वही बेस लास्ट तक काम आया। तो आपको भी यहाँ से यही चेक करना है और यहीं से चलना है कि हम बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से आपको सीखना है और लास्ट तक आप इजीली करते चले जाओगे। ठीक है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और उसको हम बोलते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो वहां से हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एवरेज पावर निकालनी सीखेंगे। आफ्टर दैट फिर हम इंडक्टर के भी ऐसे ही करेंगे और कैपेसिटर, और बाद में हम उनका फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एवरेज पावर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एवरेज पावर एवरेज पावर एसोसिएटेड, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। और इसको बोलते हैं और नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, नॉन इंडक्टिव सर्किट। चलिए जी, तो हमें एवरेज पावर निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? पावर क्या होती है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल सा मतलब होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाती है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पढ़ा है हमने। P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये पावर पढ़ी है हमने। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इन अगर हम डीसी सर्किट की बात करते हैं, इन डीसी, ठीक है, तो डीसी हमने सबसे पहले डीसी पढ़े थे, तो वहां पावर क्या होता? वहां पावर होता सिंपल P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वोल्टेज और करंट। डीसी में क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इन डीसी दैट P इज इक्वल टू वी आई। लेकिन डीसी में क्या था कि वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहता है, भाई वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रखते हैं वहां पर। लेकिन यहां पर एसी में हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। इन एसी वोल्टेज एंड करंट चेंज कंटिन्यूसली, यानी एट ए इंस्टेंट ये चेंज होते रहते हैं।
तो यहाँ पर हम बी आई नहीं कर सकते। आ रहे समझ में भाई, यहाँ पर तो ये दोनों चीज़ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लेने हैं और इंस्टेंटेनियस करंट यूज करना है। भाई डीसी में क्या है, डीसी में तो वोल्टेज और करंट को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन एसी में तो ये बार बार चेंज होते हैं। तो बार बार चेंज होने की वजह से हमें कौन सा करंट यूज करना है और कौन सा वोल्टेज यूज करना है, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर जो पावर निकालेंगे वो भी हमें समझ में आ रहा है कि वो भी पावर के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ जो पावर निकलेगी वो पावर आएगी आपकी, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल और दैट इज करंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें P निकालना है। तो हम P इज इक्वल टू E इंस्टेंटेनियस इंटू I इंस्टेंटेनियस। आ रहे समझ में, और दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर निकालना है P इज इक्वल टू ई आई का टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि P इंस्टेंटेनियस निकाल लें। तो P इंस्टेंटेनियस के लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ। अच्छा, तो हम क्या निकालते हैं क्या, अब इसमें जो है हमें पावर निकालनी है। ठीक है, तो पावर हम प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, पी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब हम यहां से वर्क फाइंड करें एक छोटे से टाइम के लिए, छोटे से टाइम dt के लिए। हम मान रहे हैं कि उस टाइम पर ये चीज कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या हम लिख सकते हैं dw बाय dt, dw बाय dt इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर हम dw की बात करें तो हम लिख सकते हैं ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हम कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं वर्क डन, स्मॉल टाइम डी टी के लिए निकाल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि उस टाइम पर ये कांस्टेंट होगा। तो ई नॉट आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो दिस इज द स्मॉल वर्क डन, दिस इज स्मॉल वर्क डन। ठीक है, अब अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक, फुल साइकिल 0 से t। ठीक है, 0 से w। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, w इज इक्वल टू, देखिए ई नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का करना है। तो इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं ई नॉट आई नॉट और इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकर और यहाँ लिख लिया w इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा हम कई बार लिख चुके हैं 12th में। तो ये चीज़ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 1 माइनस आर एस में, ये फॉर्मूला हमने कई बार बता चुके हैं आपको कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, यही होता है भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसी तरह से हम इसे लिख लेते हैं। तो w इज इक्वल टू ई नोट आई नोट इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। 2 को आउटसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन dt, तो dt का इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा है कितना होगा, t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट बताओ 0 से t। आ गया समझ में भाई, 1 dt का इंटीग्रेशन t एंड कॉस 2 ओमेगा टी का हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो w इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाय 2
लिमिट रखिए, एक बार टी माइनस जीरो तो टी माइनस जीरो दैट इज टी माइनस 1/2 ओमेगा को आउटसाइड ले लीजिए, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का एक बार रखोगे साइन 2 ओमेगा टी और माइनस एक बार रखोगे साइन जीरो। ठीक है, अब ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा है, ओमेगा टी को लिख देते हैं हम 2 पाई, 2 पाई का मतलब 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, दैट इज द टर्म्स इज जीरो। तो हमें वैसे भी याद रखना है कि अगर ये वाला कभी भी इंटीग्रेशन आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बचा क्या हमारे पास बचा केवल, यहां कर लेते हैं इसे, हमारे पास बचा W इज इक्वल टू ई नोट आई नोट टी बाय टू। आ गया समझ में, ई नोट आई नोट टी बाय टू। हमें क्या निकालनी थी, हमें पावर निकालनी है, तो पावर को हम कैसे लिखते हैं, W अपॉन टी। तो P इज इक्वल टू एवरेज पावर आ गई हमारी, ई नोट आई नोट टी बाय टू इंटू टी, टी से टी कैंसिल, सो एवरेज पावर है हमारी ई नोट आई नोट बाय टू। और ध्यान से देखिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट टू एंड आई नोट अपॉन रूट टू। आ रहा है ये वैल्यू, आपने पढ़ी हुई लग रही होगी, वर्चुअल वैल्यू जिसे बोलते हैं हम। तो इसको हम बोल सकते हैं पी एवरेज इज इक्वल टू ई बी डॉट आई बी। ठीक है, तो आप यहाँ ये छोड़ सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ये वर्चुअल वैल्यू हो गई। तो रेजिस्टेंस में एवरेज पावर कितनी होती है, पी एवरेज इज इक्वल टू होती है ई नॉट बाय रूट टू और आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू ई वर्चुअल माइनस ई वर्चुअल एंड आई वर्चुअल का प्रोडक्ट। सिंपल है कंसेप्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस के लिए, दिस इज द फॉर्मूला। दोबारा समझ लीजिए क्या करना था भाई, अगर हम डीसी की बात करें तो वहां से पावर कैसे निकालते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई दैट इज द प्रोडक्ट। लेकिन डीसी में क्या थी कि डीसी में वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते बार बार। एसी में प्रॉब्लम आती है कि वोल्टेज और करंट कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में निकालने के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू रख ले ई नॉट साइन ओमेगा टी एसी के अकॉर्डिंग, और आई की हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पी एवरेज निकालना है तो ई इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने दोनों का प्रोडक्ट किया, तो हमें इसको करने के लिए यहाँ से हमें क्या निकाल लेते हैं, हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं फॉर एट ए इंस्टेंट टाइम डी टी। ठीक है, इंस्टेंट टाइम डी टी के लिए वर्क निकाल लेते हैं। तो इंस्टेंट टाइम डी टी के लिए वर्क निकालेंगे बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो वो हो गया ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज डी स्मॉल वर्क इज इक्वल टू ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ से करना है हमें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमें फुल सर्कल के लिए करना है भाई, एवरेज पावर निकालनी है तो फुल सर्कल में देखना है। फुल सर्कल में कैसे निकालें, तो जीरो से टी, तो ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका करना है हमें बस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ई नोट आई नोट को बाहर निकाल लीजिए, जीरो से टी इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। ठीक है, 2 को आउटसाइड कर लेते हैं, dt की 1 में मल्टीप्लाई करोगे dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, cos 2 ओमेगा टी का क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स हमेशा जीरो हो जाती है, आप रखकर भी देख लीजिए इसमें वैल्यू। ठीक है भाई, एक बार t रखोगे एक बार जीरो रखोगे, ओमेगा टी की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, 2 पाई इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, जीरो हो गया। हमारे पास केवल यही बचा, हमें निकालना क्या था, हमने वर्क निकाल लिया क्या, तो P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, दैट इज P एवरेज हो गया ई नोट आई नोट अपॉन टू। तो P एवरेज आ गया ई नोट अपॉन रूट टू और आई नोट अपॉन रूट टू। इसको हम वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखनी है वैल्यू ई वर्चुअल डॉट आई वर्चुअल, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ।
ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा बुक का, कि a 200 ohm resistance, a 200 ohm resistance of electric iron ठीक है, of electric iron connected to 20 voltage 220 voltage and 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हमने कनेक्टेड कर दिया 220 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एसी सप्लाई। आपसे पूछा फाइंड इट्स एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर निकालनी है हमें। तो देखिए यहां पर क्या गिवन है, आर गिवन है, तो आर इज इक्वल टू 200 ओम। ई गिवन है, कितना है 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है, अभी पढ़ा है हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट। ठीक है, तो ई नोट की वैल्यू तो हम पर है हमारे पास, आई नोट की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना है हमें, आई नोट को क्या हम ई नोट बाई आर भी लिख सकते हैं, भाई पढ़ा है हमने, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय आर। तो ऐसे लिख लें इसे, ई नोट की ई नोट में मल्टीप्लाई करोगे तो ई नोट स्क्वायर अपॉन आर। ई नोट की वैल्यू कितनी है 220, दैट इज 220 अपॉन आर कितना है 200। क्लियर हुआ, इसको हम सोल्व कर लें, आसानी से आंसर आ गया हमारा। इलेवन टू जा 22 और 11 टू जा 22 और 24, तो एवरेज पावर कितनी आ गई 242 वाट। क्लियर है, तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर्ट्ज का कोई यूज नहीं था, केवल एक आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि ये वैल्यू, बाकी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं पी एवरेज इजिकल टू ई नॉट आई नॉट। तो ये था हमारा कंसेप्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने एवरेज पावर निकालनी सीख ली। ठीक है, जो क्लियर हो गई होगी, अभी ये और भी क्लियर हो जाएगी जब हम इसे इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, बाद में हम निकालेंगे इसे एलसीआर के थ्रू। ठीक है, तो बस यही है कि आप कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाली वीडियो कौन सी है। ऑल द बेस्ट।